डीएम साहब के बुजुर्ग पिता अपने बेटे से मिलने के लिए ऑटो से आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उस ऑटो को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं और रोकने के बाद उस ऑटो वाले से अवैध रूप से वसूली करने लगते हैं। अब तभी जब डीएम साहब के पिता इस बात को देखते हैं तो उनसे ये बात सहन नहीं होती और वह उन पुलिस वालों को रोकने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाले जब देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी उन्हें रोक रहा है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगा है, तो इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह डीएम साहब के पिता का अपमान करके उन्हें जेल में बंद करा देते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उन पुलिस वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इससे आगे और क्या कारण था जो डीएम साहब के बुजुर्ग पिता ऑटो से उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि बड़े अधिकारी थे, वो चाहते तो गाड़ी से भी उन्हें बुला सकते थे, फिर वो ऑटो में क्यों आ रहे थे। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब होते हैं जिनका नाम होता है अब्दुल, जो कि वहां पर अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे और बड़ी ईमानदारी से अपने काम को कर रहे थे। अब तभी एक दिन जो डीएम साहब है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, रोजमर्रा के कामों को कर रहे थे और उसी समय उनके ऑफिस में काम करने वाला चपरासी उनके पास आता है जिसका नाम होता है रहीम कहने लगता है कि साहब ईद आने वाली है तो क्या मुझे 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अब जैसे डीएम साहब ईद का नाम सुनते हैं तो उन्हें भी ईद के बारे में याद आता है और वो पूछने लगते हैं कि क्यों भाई, क्या करना है तुम्हें ईद पर। तो वो कहने लगता है कि साहब काफ़ी दिनों से मैंने अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाई है, तो इस बार मैं उनके पास जाकर ईद मनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं थोड़ी देर तक इस बारे में सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद कह देते हैं कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जाना है तो तुम बेशक से जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ का काम मैं अपने आप देख लूँगा। ऐसा कहकर जो डीएम साहब होते हैं उन्होंने रहीम को छुट्टी दे दी थी और छुट्टी मिलने के बाद रहीम के चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आ जाती है, क्योंकि काफ़ी दिनों में वो अपने घर वालों से मिलने वाला था और उनके साथ ईद मनाना चाहता था। लगभग उसे अपने घर वालों के साथ ईद मनाए हुए 3 साल हो गए थे और 3 साल बाद आज पहली बार वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाएगा। इसी वजह से वह चहकता हुआ ऑफिस से चला जाता है और डीएम साहब उसको खुश देखकर बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के व्यक्ति थे और वह सभी की समस्याओं को समझा करते थे और अपने बेस पर उनका निवारण किया करते थे। तो उनके ऑफिस के अगर चपरासी को ईद मनाने के लिए जाना है तो भला वो उससे कैसे मना कर सकते थे। इसी वजह से डीएम साहब ने उन्हें तो छुट्टी दे दी थी, लेकिन उनके दिमाग में भी परिवार के साथ ईद मनाने का ख्याल आता है और इसी वजह से वह काफ़ी गहन सोच विचार करते हैं। धीरे धीरे दिन कंप्लीट हो जाता है और शाम के समय वह अपने आवास पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही आज वो घर आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी समस्या उसकी पत्नी को दिखाई दे जाती है और जैसे डीएम साहब की पत्नी ये सब कुछ देखती है तो उसे पूछने लगती है कि आपको क्या हुआ है और आप थोड़े से गंभीर दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है, क्या मैं जान सकती हूँ। तो इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं पहले तो अपनी पत्नी से मना करते हैं, लेकिन पत्नी पूरी तरह से भाप चुकी थी, तो उसके बाद वह उससे पूछने लगती है। मजबूरन जो डीएम साहब होते हैं वह भी अपनी पत्नी को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी हॉल में पड़े हुए सोफों पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। डीएम साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, देखो अब ईद आने वाली है और मेरे ऑफिस का जो चपरासी था वह ईद मनाने के लिए अपने परिवार के साथ गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने अपने परिवार के साथ ईद नहीं मनाई है। तो मैं भी सोच रहा था क्यों ना इस बार की ईद अपने परिवार के साथ मनाई जाए, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं जा भी तो नहीं सकता। यह बात डीएम साहब को बार बार परेशान कर रही थी और इसी वजह से उनके चेहरे पर शंका के भाव दिखाई दे रहे थे। अब उसकी पत्नी इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कहने लगती है कि बस इतनी सी बात, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। आप ऐसा करो, अपने परिवार को यहीं पर बुला लो और यहीं पर हम पूरे परिवार के साथ ईद मनाएंगे। यह बात सुनते ही डीएम साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई जो बात उनकी पत्नी के दिमाग में आ गई। इसके बाद डीएम साहब खुश होकर अपने माता पिता के पास फोन करते हैं। वहां पर उनके घर में उसके माता पिता थे, उनका एक छोटा भाई था जो गाँव में रहकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। तभी जो डीएम साहब होते हैं अपने पिता रशीद के पास फ़ोन मिलाते हैं और उससे कहते हैं कि बाबूजी ईद आने वाली है, तो क्यों ना इस बार पूरा परिवार यहीं पर आ जाए, हम लोग सभी एक साथ मिलकर ईद बनाएंगे। अब इस बात को सुनकर पिता उससे पहले तो कहने लगते हैं, बेटा कहाँ पर हम सभी लोग वहाँ पर आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, तो तू ऐसा कर अकेला ही वहाँ पर ईद मना ले या फिर तू वहाँ से यहाँ पर आ जा। इस बात को सुनकर जो अब्दुल डीएम साहब होते हैं वो कहने लगते हैं कि पिताजी मैं भी आने की ही सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा काम है और मेरे ऊपर पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी होती है, तो मैं ऐसे छुट्टी नहीं ले सकता, तो आपको ही यहाँ पर आना होगा।
इसके बाद जो अब्दुल के पिता होते हैं वह थोड़ी देर तक इस बारे में सोचने लगते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले मैं पूरे परिवार को भेज देता हूँ और उसके बाद ईद वाले दिन ही मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, क्योंकि घर में कुछ मवेशी भी हैं, तो इन मवेशियों की देखभाल के लिए कोई व्यक्ति तो यहाँ पर चाहिए। एक दिन के लिए तो हम किसी पड़ोसी से कह सकते हैं, लेकिन इतने दिनों के लिए कोई भी पड़ोसी नहीं मानेगा। इस बात को सुनकर जो अब्दुल है वो अपने पिता की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं अभी तो गाड़ी भेज देता हूँ, उसमें परिवार आ जाएगा और दोबारा जब आप आओगे तो आपके लिए भी गाड़ी भेज दूंगा। लेकिन अब्दुल के जो पिता रशीद होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे और वह बहुत ही साधारण तरीके से ज़िंदगी जिया करते थे। न कभी अपने गांव में लोगों से धौंस जमाया करते थे कि मेरा बेटा डीएम है, और सभी के साथ बड़े ही प्यार से रहा करते थे। तो वो कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, हम पहले से भी तो ऑटो से सफ़र किया करते हैं, तो तुम ऐसा करो, परिवार के लिए गाड़ी भेज दो और परिवार गाड़ी में बैठकर आ जाएगा। मैं ईद वाले दिन आऊँगा तो उस दिन मैं ऑटो ट्रेन से वहाँ पर आ जाऊँगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बेटा बार बार पिता को मना करता है, लेकिन पिताजी जिद पकड़कर बैठ गए थे और कहा था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा खर्चा करने की और मैं आराम से तुम्हारे वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर अब्दुल को अब्दुल के पिता ने समझा दिया था और उसके बाद जो अब्दुल होता है अपने पिता के कहे अनुसार अपने परिवार के लिए गाड़ी भेज देता है। अब्दुल का पूरा परिवार गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद डीएम साहब की तरफ चल देता है। परिवार को भी इस बात को सुनकर बड़ी खुशी होती है कि उनका बेटा जो डीएम है वह उनके साथ ईद मनाना चाहता है, तो इसी वजह से वह लोग भी खुशी खुशी उसके आवास पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अब्दुल से मिलने लगते हैं। अब्दुल अपने परिवार को देखकर बड़ा ही खुश है। इधर जो उसकी पत्नी है वह भी अच्छे से परिवार का वेलकम करती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय आ जाता है ईद का। अब ईद का जैसे समय आता है तो उसके बाद अब्दुल अपने पिता के पास फ़ोन करता है और एक बार उनसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि पिताजी मैं आपके लिए गाड़ी भेज देता हूं। लेकिन पिता इस बार फिर से मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरे लिए गाड़ी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से आ जाऊँगा, कोई भी परेशानी मुझे नहीं होगी, तुम आराम से परिवार के साथ रहो और ईद मनाने की तैयारी करो, मैं यहाँ से चलने ही वाला हूँ और धीरे धीरे तुम्हारे वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इस बात को सुनकर अब्दुल फिर से मान जाता है और अपने परिवार के साथ ईद मनाने की तैयारी करने लगता है। साथ में वह अपने काम को भी देख रहा था और उसकी पत्नी और परिवार वाले मिलकर ईद की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। इधर जो अब्दुल का पिता रशीद होता है वह अपने गांव से एक ऑटो पकड़ता है और ऑटो पकड़कर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से ट्रेन पकड़कर अपने बेटे के डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाता है, यानी कि बिहार के भागलपुर में वो पहुंच गया था और रेलवे स्टेशन पर उतर जाता है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जो डीएम साहब के पिता होते हैं वह इधर उधर ऑटो देखने लगते हैं और देखते देखते अचानक से उसे एक ऑटो दिख भी जाता है, जिस ऑटो को एक बुजुर्ग व्यक्ति ही चला रहा था। अब जैसे डीएम साहब के पिता उस बुजुर्ग व्यक्ति को ऑटो चलाता हुआ देखते हैं तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि उनकी भी बुजुर्ग अवस्था है और इस व्यक्ति को देखकर उन्हें महसूस हो गया था कि इसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होंगी। उसके बाद डीएम साहब के पिता उस ऑटो में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उसे एड्रेस बता देते हैं। उन्होंने डीएम साहब के घर से थोड़ी ही दूर के एक चौराहे का एड्रेस बताया था ताकि वह वहां से पैदल पैदल चलकर अपने बेटे के यहाँ तक जा सके, क्योंकि वो काफ़ी साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया करते हैं। इसके बाद ऑटो वाला जो व्यक्ति होता है वो उनको लेकर चलने लगता है और रास्ते में डीएम साहब के जो पिता होते हैं वो उस ऑटो वाले से बात करने लगते हैं। बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि इनके दोनों बच्चे इनसे अलग रहा करते हैं और ये अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। बुढ़ापे में ऑटो चलाकर अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर रहे हैं और बच्चे इनसे पैसे देने के लिए कहा तो करते हैं, लेकिन ये स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिया करते हैं और अपने दम पर ही पैसा कमाया करते हैं। बच्चों से कह देते हैं कि बेटा अभी तो मैं अपना पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन जब हमारी ज़्यादा बुजुर्ग अवस्था हो जाए तो उसके बाद हमारी देखभाल कर लेना। डीएम साहब के पिता को ये बात बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है और उनका सम्मान उस ऑटो वाले के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद और वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं। वैसे उसके घर के बारे में पूछते हैं तो वह उन्हें बता देता है कि मैं घर पर अपने छोटे बेटे के साथ रहा करता हूँ और मेरा जो बड़ा बेटा है वह यहाँ का डीएम है और यहीं पर रहकर वह काम किया करता है। ईद के मौके पर उसने हमें बुलाया है और बुलाने के बाद हमारे साथ ईद मनाना चाहता है। यह बात सुनकर ऑटो वाले को पहले तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी के पिता ऑटो में कैसे चल सकते हैं। लेकिन फिर वो जब अपनी पूरी बात उन्हें बताते हैं
कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो उसके बाद वह भी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। धीरे धीरे वह ऑटो एक पुलिस नाके पर पहुंच जाता है और वहां पर 3-4 पुलिस वाले खड़े हुए थे और जैसे वो इस ऑटो को देखते हैं तो एकदम से साइड में लगवा लेते हैं। अब डीएम साहब के पिता ऑटो में बैठे हुए थे और जब ड्राइवर उस ऑटो को साइड में लगा रहा था तो वह पूछने लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहने लगता है कि साहब क्या बताएं, यहाँ पर बहुत कुछ धांधलेबाजी चलती है और ये पुलिस वाले अब किसी न किसी बहाने से मुझसे पैसे मांगेंगे और पैसे वसूल करके ही रहेंगे। इसके बाद जो डीएम साहब के पिता होते हैं वह कहने लगते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारे कागज़ पूरे नहीं हैं। तो वो कहने लगता है कि नहीं साहब, कागज़ तो पूरे हैं, लेकिन ये लोगों को तो बहाना चाहिए, कोई ना कोई कमी किसी न किसी सवारी में निकाल ही दिया करते हैं और उसके बाद मजबूरन हमें इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद जब वह ऑटो साइड में लग जाता है तो 4 पुलिस वाले उसके पास आते हैं और वहां पर उसके कागज़ देखने लगते हैं। तो जो ऑटो वाला होता है उन्हें कागज़ दिखाने लगता है, लेकिन उनमें से कोई ना कोई कागज़ में वो कमी निकाल देते हैं और कमी निकाल कर उससे 200 रुपये देने के लिए कहने लगते हैं। अब जैसे ही ऑटो वाला 200 रुपये का नाम सुनता है तो वो कहने लगता है कि साहब आज धंधा अच्छा नहीं है और मेरा आज ऑटो ख़राब हो गया था, तो उसमें सारे पैसे लग गए हैं, मैं कल यहाँ से निकलता हुआ आपको पैसे दे दूंगा, आप फिलहाल मेरे ऑटो को जाने दीजिए, इनको इनकी मंजिल तक पहुँचाना है। लेकिन तभी जो पुलिस वाले होते हैं वह ऑटो वाले को धमकाने लगते हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। यह बात डीएम साहब के पिता को बड़ी बुरी लगती है और इसी वजह से वह बीच में बोलने लगते हैं और कहते हैं कि क्यों भाई, ये बेचारा क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना कि अगर इसके कागजों में कमी है तो कल ये तुम्हें पैसे लाकर दे देगा, तो तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी पुलिस वाले डीएम साहब के पिता को चुप बैठने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि तू चुप बैठा रहे, तुझसे हमने कुछ भी नहीं कहा है, अगर तू बीच में बोला तो फिर तुम्हें जेल में बंद करा देंगे। अब यह बात सुनकर डीएम साहब के पिता को यह बात बड़ी बुरी लगती है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका बेटा डीएम है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है। तो वह उनसे कहने लगता है कि देखो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो बहुत ही गलत है और ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। अब पुलिस वाले फिर से डीएम साहब के पिता को धमका देते हैं और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन डीएम साहब का पिता चुप नहीं बैठता है और कहता है कि देखो, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरा बेटा यहाँ का डीएम है, अगर उसे ये बात की खबर हो गई तो फिर तुम देख लेना क्या होता है। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वह हंसने लगते हैं, कहते हैं कि बुड्ढे, हम तेरी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना अब तक कब का तुझे जेल के अंदर बंद कर दिया होता। अब इस बात को सुनकर जो डीएम साहब के पिता होते हैं वो थोड़ी सी इस बात को महसूस कर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जेल में बंद करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम मुझे कब तक जेल में बंद कर सकते हो। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं उनका ईगो हर्ट हो जाता है और उसके बाद वह डीएम साहब के पिता को अपने साथ पकड़कर जिप्सी में बैठाने लगते हैं। तभी जो ऑटो वाला होता है वो कहने लगता है कि साहब आप इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो, ये सच में ही डीएम साहब के पिता हैं। लेकिन पुलिस वाले फिर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम इसको पकड़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा डीएम इसको छुड़ाने आता है। ऐसा कहकर वो उसे धमकाकर चुपचाप बिठा देते हैं और डीएम साहब के पिता को बिठाकर वहां से सीधा थाने ले जाते हैं। अब पुलिस वाले उसका रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अपमान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अब बुला लेना अपने डीएम बेटे को और हम भी तो देखें वो तुम्हें यहाँ से हमसे कैसे छुड़ाता है, तुम्हारे ऊपर ढेर सारी धाराएं लगाएंगे और फिर तुम्हारी सारी हिगड़ी बाहर निकल आएगी। अब डीएम साहब के पिता इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो धैर्य रखते हैं और धीरे धीरे जो जीप होती है वह थाने पर पहुँच जाती है। थाने पर जाने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो डीएम साहब के पिता को थाने के लॉकर में बंद करने लगते हैं। लेकिन तभी डीएम साहब के पिता कहते हैं कि बेटा, ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे अपने बेटे डीएम के पास फ़ोन तो कर लेने दो, कम से कम उसे पता तो चल जाएगा कि मैं फलाने थाने में बंद हूँ। यह कहकर जो पुलिस वाले होते हैं वे फिर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए उसे अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि हाँ कर ले, तेरा बेटा डीएम वो भी यहाँ पर आकर देख लेगा और हम उसे भी थाने के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि डीएम साहब के पिता इतने साधारण तरीके से रह भी सकते हैं। इसके बाद जो डीएम साहब के पिता रशीद होते हैं वह अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद सीधा डीएम साहब के पास फोन कर देते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा, मैं फलानी जगह पर एक थाने में बंद हूं और यहां पर ये लोगों ने मुझे थाने में बंद कर दिया है और कह दिया है कि बुला लो अपने बेटे को, हम भी तो देखें वो कहां का डीएम है। ऐसा कहकर जो रशीद होते हैं वह फ़ोन को काट देते हैं और डीएम साहब जैसे इस बात को सुनते हैं तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह फ़ौरन से वहां के एसपी साहब को फ़ोन करते हैं। एसपी साहब को फ़ोन किया था और उन्हें बताया था कि आपके फलाने थाने में जल्द से जल्द पहुंचो और मैं भी अपनी गाड़ी लेकर वहीं पर पहुंच रहा हूं। इधर जो डीएम साहब अब्दुल हैं वह भी अपनी गाड़ी सरकारी में बैठकर सीधा उस थाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ के जो एसपी साहब हैं वह भी अपनी पूरी टीम के साथ उस थाने पर पहुँच जाते हैं। लगभग एक ही समय में दोनों के
दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और थाने के अंदर जो पुलिस वाले होते हैं वो डीएम साहब के पिता रशीद को बहुत ही अलग तरह से अपमानित कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं आया ना तेरा बेटा, काफी देर हो गई है, अब तक तो डीएम साहब को तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। लेकिन उतनी ही देर में थाने के बाहर से सायरनों की आवाज गूंजने लगती है और जो अंदर बैठे हुए डीएम साहब के पिता होते हैं वह मुस्कुराने लगते हैं इस आवाज को सुनकर। वहीं पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी हवा एकदम से टाइट हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि सच में ही ये डीएम साहब के पिता हैं। इसके बाद एक हवलदार लॉकअप को खोलने के लिए चलता है, लेकिन तभी दरोगा मना कर देता है और कहता है कि पहले देख तो लो क्या सच में ही इसका बेटा आया है, कहीं वैसे कोई अधिकारी आया हो और उस वजह से तुम इस लॉकअप को खोल रहे हो। ऐसा कहकर वह हवलदार को रोक देता है और इसके बाद थोड़ी देर में वहां पर डीएम साहब और एसपी साहब पूरी के पूरी टीम के साथ आ जाते हैं और आने के बाद दरोगा को बुरी तरह से धमकाने लगते हैं। जैसे वो वहां पर आए थे तो उसके बाद हवलदार बिना दरोगा के ऑर्डर के ही डीएम साहब के पिता को लॉकअप से निकाल देता है और डीएम साहब का पिता बाहर आकर अपने बेटे को पूरी बात बताने लगता है। डीएम साहब जब इस बात को सुनते हैं कि उसके पिता का काफी ज्यादा अपमान किया गया है, वो भी एक गरीब आदमी समझकर, तो उसके बाद डीएम साहब एसपी साहब से कहने लगते हैं कि इसी तरह से आपकी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। तो जो एसपी साहब होते हैं वो उस थाने के स्टाफ को बुरी तरह से धमकाने लगते हैं, लेकिन तभी जो डीएम साहब के पिता होते हैं वो उस व्यक्ति के बारे में भी बता देते हैं जिस ऑटो वाले से कागजों में कमी निकालकर ये लोग अवैध पैसा वसूल कर रहे थे। और इस बात को सुनकर एसपी साहब और भी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और उन सभी के सभी को फिलहाल सस्पेंड कर देते हैं जो लोग डीएम साहब के पिता को पकड़कर थाने में लाए थे। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह एकदम से डीएम साहब के पिता के पैरों को पकड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि साहब हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं तो हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। डीएम साहब के पिता उन्हें धमकाते हैं और कहते हैं कि यही है ना, तुम ही कह रहे थे ना कि आने दो तुम्हारे बेटे को, तो ये लो अब आ गया है मेरा बेटा, बताओ तुम क्या करोगे। वो रो रो कर उनसे माफी मांगते हैं। तो इसके बाद जो डीएम साहब के पिता होते हैं उनको उन पर रहम आ जाता है और वो एसपी साहब से उन्हें सस्पेंड ना करने के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा इनकी पहली गलती समझकर इन्हें माफ कर दो, कोई बात नहीं, जब ये कह रहे हैं आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो जरूर से ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर एसपी साहब उन्हें छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन डीएम साहब के पिता के कहे अनुसार वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। हालांकि उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जिस तरह से वो अवैध वसूली कर रहे थे उसका भी एक रीजन था और वो लोग कह रहे थे कि हम उन पैसों से चालान नहीं काटते, हम उन पैसों को अपने पास नहीं रखते। लेकिन उतनी देर में डीएम साहब के पिता बोल उठे और ज्यादा पुख्ता सबूत न होने के कारण एसपी साहब को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है। लेकिन वो बार बार इस बात के लिए कहते हैं कि साहब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद जो डीएम साहब होते हैं वह अपने पिता को अपने साथ लेकर सीधा अपने घर जाते हैं और घर जाकर अपनी ईद को मनाने लगते हैं। ईद मनाने के दौरान जब परिवार को ये पूरी बात पता चलती है तो वो लोग भी अपने बेटे पर फख्र महसूस करते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी पोस्ट को प्राप्त किया है जिसके जरिए वह पूरे डिस्ट्रिक्ट का लेखा जोखा देख सकता है। इसके बाद जो डीएम साहब का परिवार होता है वह उसके साथ ईद मनाता है और वहां से पूरा परिवार दोबारा से गाड़ी में बैठकर वापस से अपने घर चला जाता है और फिलहाल वो अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमारी वीडियोस पर हमें प्यारे प्यारे कमेंट भेजकर बहुत ज्यादा मोटिवेट किया करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पंकज सिंह जी का। पंकज सिंह जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है प्रेम किशोर जी का। प्रेम किशोर जी आपका कमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है अरुण तोमर जी का। अरुण तोमर जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है लखपत सिंह जी का। लखपत सिंह जी आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर और हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।